टॉपिक है उसका नाम है विषाणु या उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परजीवी। ठीक है, इससे संबंधित हम लोग चीज़ों को देखेंगे। विषाणुओं के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन हम कुछ चीज़ इसमें नई चीज़ें भी बताएंगे आपको आज, जो आपको पता चलेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें जानना चाहिए। तो हम देखेंगे विषाणु जब आपके दिमाग में आता है तो विषाणु के साथ एक और जीव का नाम आता है, जिसे हम लोग कहते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। विषाणु यानी वायरस। तो हमको विषाणु क्या लगता होगा? प्रथम दृष्टया में क्या लगेगा कि हाँ, जैसे जीवाणु एक जीव है वैसे विषाणु भी एक जीव होगा, मतलब एक सूक्ष्म जीव है जो कि कोई भी एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो जीवाणु से भी रोग होता है, विषाणु से भी रोग होता है, लेकिन कुछ जैसे बैक्टीरिया बोलते हैं तो गुड बैक्टीरिया भी आते हैं, मतलब कुछ अच्छे जीवाणु भी होते हैं, और विषाणु में भी कुछ अच्छे विषाणु भी होते हैं या उसका उपयोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उस तरह से हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो जीवाणु है, विषाणु है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे हम लोग समझ पाएंगे कि जीवाणु के विषाणु के डिफिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। जीवाणु जो होता है ये सचमुच में एक सजीव है, मतलब सजीव पदार्थ कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं। ठीक है, सजीव मतलब जिसमें जान हो। ठीक है, मतलब जिसके पास सेल हो, सीधे सिंपल अगर साइंस की भाषा में कहें हम लोग तो सेल हो। ठीक है, मतलब सेल यानी कि कोशिका, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव जो है वो कोशिका से ही मिलकर बना है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे वो बड़ा जीव हो, वो सभी कोशिका से मिलकर बनते हैं। क्योंकि कोशिका को जो सेल को जो मानते हैं हम लोग जीवन की इकाई मानते हैं। ठीक है, तो ये है कोशिका की बात होती है, तो इसमें भी कोशिका है, तो क्या विषाणु में भी कोशिका है? बस यहीं पर हमको क्लियर कर लेना है कि जीवाणु में कोशिका पाई जाती हैं, हम लोग हैं जो कोशिका पाई जाती है, और भी जो कीट पतंग जो होते हैं, जानवर जो अन्य जीव जो होते हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मगर विषाणु में ऐसा नहीं होता है। विषाणु हमारा क्या है? एक निर्जीव है। क्या है? निर्जीव इसको बोलेंगे, जिसमें जान नहीं है, कह सकते हैं सीधे कोशिका सेल नहीं है। तो सेल तो नहीं है फिलहाल। जब सेल नहीं होगा, मतलब जब कोशिका नहीं होगी तो कोशिकांग नहीं होगा। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, अर्थात जैसे कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, गाल्जी काय की बात कर लें, केंद्रक की बात कर लें, लाइसोसोम की बात कर लें, राइबोसोम की बात कर लें, ये कोशिकांग है। जब हम लोग कोशिका पढ़ते हैं, कोशिका का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाइएगा सर्च करिएगा न्यूज़ के साइट पे, वहाँ आपको कोशिका के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो वहाँ कोशिका में जा सकते हैं। मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन हल्का से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो पूरी कोशिका को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, उसको नियंत्रित करते हुए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने सुना होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया पे आते आपके दिमाग में सीधे आता होगा कि ये क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करता है ये, मतलब ऊर्जा का ये एक तरह का ट्रांसफार्मर है एनर्जी का, जो क्या कहता है? एनर्जी जनरेट करता है। ये आपके दिमाग में आता है। तो एनर्जी जनरेट करता है तो कोशिका को जीवित रखने के लिए एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी उत्पन्न कर रहा है वो। इसी तरह से राइबोसोम की हम लोग बात करें, लाइसोसोम की बात करें, गाल्जी काय की बात कर लें, यानी गाल्जी बॉडी की बात कर लें, तो ये सभी पर्टिकुलर डिफरेंट अंग पाए जाते हैं कोशिका से, जो आपको दिखेगी भी नहीं उस तरह से। ठीक है, तो आपको सूक्ष्मदर्शी देखना पड़ेगा, छोटे छोटे अंग है उसके, वो सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंग, ऐसी कोशिका की हम लोग बात करें तो कोशिका के अंग है, हमारा शरीर कोशिका से बना है। तो हम शरीर की जब बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे हार्ट का काम अलग है, किडनी काम अलग है, लीवर का काम अलग है, पैंक्रियाज काम अलग है, मस्तिष्क काम अलग है। तो ये सब अंग हैं जो हमारे शरीर के। उसी तरह पर्टिकुलर कोशिका जो होगी, जो सूक्ष्म कोशिका जो हम कह रहे हैं, उसके भी अपने अंग होंगे, वो अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, वो जीवाणु के अंदर है या अन्य सूक्ष्म जीवों के अंदर है। लेकिन विषाणु में जैसे हम लोग चले जाते हैं तो विषाणु में सेल है ही नहीं। जब सेल है ही नहीं तो सेल के जो ऑर्गन होंगे वो कहाँ से होंगे? ठीक है, तो उसको हटा दिया हमने। तो वो जब वो है ही नहीं, इसका मतलब वो निर्जीव हो गया। ठीक है, तो जब निर्जीव हो गया तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे कि विषाणु क्या है कि निर्जीव है। तो क्या विषाणु जब निर्जीव है तो कैसे में संक्रमित कर देता है? अब बात यहाँ फंसती है कि विषाणु से भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं, और जब तक कोई चीज़ जीव संक्रमण, हम कहते हैं सूक्ष्म जीवों से संक्रमण हो जाता है। तो जीवाणु संक्रमण हो गया, सूक्ष्म जीवों ने कह दिया, बहुत आसानी हो गया। कवक से हो गया तो हम कह दिए, प्रोटोजोआ से हो गया तो हम कह दिए। लेकिन विषाणु से भी तो कहते हैं हम लोग कि संक्रमण
हो गया हमको, तो इसका मतलब विषाणु भी होना चाहिए सजीव, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसमें सेल नहीं है। ये क्या करता है, अच्छा संक्रमित कैसे कर देता है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब विषाणु जो होता है लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका के जैसे संपर्क में आता है, वैसे वो अपनी वृद्धि करना शुरू कर देता है, यानी कि गुणन करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू करता है, गुणन करना शुरू कर देता है विषाणु जो होते हैं। इसमें याद रखिएगा एक मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हम बना ले रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। इस तरह से एक टेल होती है, इसमें ऐसे टेल होती है, ऐसे पूंछ होती है उसमें, और ये जो होता है मेन इसका हेड होता है। ये टेल होती है मतलब पूंछ होती है, ये हेड होता है विषाणु का। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, गोल में भी पाए जाते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन का आवरण चढ़ा होता है, प्रोटीन। अब जब मैंने प्रोटीन का आवरण बोल दिया तो प्रोटीन समझ लीजिए होता है इसका मतलब। अब कहाँ कहाँ नहीं होता तो वो भी बात कर लेंगे अभी, लेकिन सामान्य तौर पर विषाणु में हमें समय प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन होगा, प्रोटीन होना तय है। ठीक है, तो ये बात फिक्स है। अब यहाँ पर देखेंगे अब विषाणु जब हमने कह दिया कि जब ये लिविंग सेल के संपर्क में आ रहा है तो वो क्या है, उसका गुणन, जब तक लिविंग सेल के संपर्क में है तब तक वो निर्जीव है, तब तो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, वो किसी प्रकार की कुछ नहीं है। मगर लिविंग सेल यानी कि मानव की बात कर लें, कोई जीव जंतु की बात कर लें, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, जीव है। अगर ये विषाणु बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो इसको क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है हानिकारक रूप से, मतलब डेंजर कर सकता है इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब जब हम विषाणु की बात करते हैं तो इसमें सजीव के लक्षण हमने कह दिया, सजीव के भी लक्षण हैं। कैसे सजीव के लक्षण हो, जब हम बता रहे हैं कि लिविंग सेल के संपर्क में आता है तो वो गुणन करना शुरू कर देता है, अपनी वृद्धि करना शुरू कर देता है, तो इस तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सजीव के लक्षण हुए। ठीक है, मगर जब तक नहीं संपर्क में तब तक निर्जीव है। अब यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं, अब जो हमको याद करनी चीज़ें, सजीव के लक्षण में जब हम जाते हैं तो इसमें देखते हैं ये इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे सेल के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन सेल तो नहीं पाया जा रहा ना, सेल नहीं पाया जा रहा है तो फिर ठीक है। तो अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए आरएनए होता है, डीएनए या आरएनए होता है, किसी किसी में आरएनए होता है, किसी किसी में डीएनए होता है, सामान्य तौर पर डीएनए होता है। गुणन की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, मतलब गुणन कर सकते हैं यानी अपनी वृद्धि कर सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब निर्जीव के लक्षण देखते हैं। निर्जीव के लक्षण जब देखते हैं तो इसमें जीव द्रव्य नहीं होता, क्योंकि हम लोग कोशिका जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, जिसके अंदर विभिन्न कोशिकांग होते हैं, जो सेल ऑर्गन होते हैं वो अंदर होते हैं, जो अपना काम करते रहते हैं। तो वो जीव द्रव्य नहीं है, जब सेल नहीं तो जीव द्रव्य नहीं है, कोशिकांग नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया आपको शुरुआत में कोशिकांग नहीं होते क्योंकि निर्जीव है। जैविक क्रियाएं, जब कोशिकांग ही नहीं है तो जैविक क्रियाएं, जैसे कि हम अगर कोई विषाणु आ रहा है तो जब उसके अंदर ये सब चीज़ पाई जाती ही नहीं है, तो उसके अंदर जब ऑर्गन ही नहीं है, तो क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर कार्य करता है, तो इसके अंदर जब ऑर्गन नहीं है तो हम इसे समझ सकते हैं कि श्वसन कहाँ से कर लेंगे और सृजन कहाँ कर लेंगे। हम लोग सृजन और श्वसन दोनों करते हैं, मानव या अन्य जीव। क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, इसके क्रिस्टल रूप में इसका मतलब इसका संग्रहण किया जा सकता है। तो क्रिस्टल रूप में मतलब जैसे आपके जैसे चीनी होती है या नमक होता है, उस फॉर्म में उसको रखा जा सकता है, क्रिस्टल फॉर्म में है। आप जब तक वो आपके संपर्क में नहीं है तब तक वो सब बिल्कुल किसी काम का नहीं है, इसीलिए बाकायदा पीपीटी किट पहन के अंदर प्रवेश करेंगे कि विषाणु से संक्रमित ना हो। ठीक है, विषाणु वही समझ लीजिए कि आपका कोविड-19 कोरोना वायरस, अब कोरोना वायरस हमने कह दिया तो कोरोना वायरस समझ लीजिए, वही समझ लीजिए आप कोरोना वायरस जान रहे हैं, जाने बस वो विशेष प्रकार का अलग प्रकार का वायरस है, वायरस के प्रकारों में चला गया है वो, लेकिन वायरस तो वायरस हो जाए। ठीक है, वो विशेष प्रकार की बीमारी उत्पन्न करते हैं, हर वायरस भी कई प्रकार के होते हैं मगर है तो वायरस ही। ठीक है, फिर इसके बाद गुणन केवल पोषी कोशिका के अंदर ही होता है। पोषी कोशिका मतलब जिसके पास पोषण हो, जिसके पास खाद्य पदार्थ हो, वो क्या होगा, कोई जीव ही हो सकता है जिसको संक्रमित करेंगे ये, तो इस तरह से जीवित होते हैं ये। तो ये आपके दो लक्षण हो गए। अब और चीज़ जान लेते हैं, जो वायरस होते हैं उसमें न्यूक्लिक अम्ल, मैंने बताया आपको आरएनए डीएनए दोनों में से कोई एक होता है, दोनों नहीं हो सकते हैं, कभी दोनों नहीं हो सकते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दूसरी चीज़ देखें, न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए आरएनए होता है मात्र 6% होता है। कितना होता है, 6%। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, 94% क्या होता है, प्रोटीन होता है। मतलब कि इसके ऊपर पूरा प्रोटीन का कवच रहेगा, पूरा प्रोटीन रहेगा। और प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, उनसे मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट, परपोषी
प्रकृति के आधार पर, मतलब कि परजीवी जिसे हम लोग कहते हैं, परपोषी, परजीवी, पैरासाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स जो होते हैं उनकी प्रकृति, नेचर के आधार पर विषाणुओं को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला जो है पादप विषाणु, दूसरा जो है जंतु विषाणु, तीसरा है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 2 तो सुना होगा बहुत अच्छे से, जो लोग पढ़ रहे हैं ठीक से, ठीक ठाक, उन्होंने सुना होगा कि पादप विषाणु है यानी प्लांट वायरस है। प्लांट वायरस जो होते हैं, जो मतलब प्लांट को नुकसान पहुंचाएं, सिंपल सी बात, उसके जो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, जब न्यूक्लिक अम्ल 2 पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए पढ़ रहे हैं, आरएनए पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन सा पादप विषाणु जो, तो उसमें कौन से न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा? तो आरएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आरएनए। जब पादप विषाणु आपके दिमाग में आए तो समझ लीजिए कि डीएनए नहीं है, आरएनए है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए पीला मोजाइक विषाणु YMV, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जंतु विषाणु। जंतु विषाणु जब जाएंगे हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल वायरस। एनिमल वायरस, जंतु विषाणु, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि सामान्य तौर पे में न्यूक्लिक अम्ल की जब हम बात करते हैं तो उसमें डीएनए से पाया जाता है, लेकिन कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है, कभी कभी। तो मोस्टली अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए परीक्षा में कि जंतु विषाणु में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन होगा आरएनए, दूसरा होगा डीएनए, तीसरा होगा AB दोनों, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कि दोनों पाया जाता है, ठीक है। या करके लिखा होगा, तथा करके नहीं। तथा का मतलब हो गया कि दोनों फिर पाए, दोनों ही पाया जा रहा है एक ही में, नहीं, दोनों में से कोई एक, ठीक है। या करके लिखा है कि आरएनए या डीएनए, तो आप टिक कर देंगे आरएनए या डीएनए। अगर लिखा आरएनए तथा डीएनए तो तुरंत ही आप टिक कर किस पर टिक करेंगे? डीएनए पर। किस पर टिक करेंगे? डीएनए पे। डीएनए पाया जाता है जंतु में, ठीक है। फिर जैसे उदाहरण पर इन्फ्लुएंजा बीमारी, मम्प्स वायरस, जो इन्फ्लुएंजा होती है, इन्फ्लुएंजा जो वायरस होते हैं उसमें डीएनए ही है, और जो मम्प्स है उसमें डीएनए ही है, न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियोफेज। ये थोड़ा आपने बहुत कम सुना होगा, या जो भी PMT वगैरह तैयारी करते हैं बच्चे, या जो मतलब विशेष रूप से साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उन्होंने सुना होगा। तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज के नाम से क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा हो जाएगा, मगर जीवाणु फौजी रहेगा। अगर जीवाणु भोजी तो आपका सही रहेगा, मतलब कि उसका भक्षण कर ले, जीवाणुओं का भक्षण कर ले, ठीक है। यह बैक्टीरियोफेज आ गया। बैक्टीरियोफेज आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा इसका अर्थ क्या है, लेकिन जीवाणु भोजी लिखा हुआ है तो आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब कि बैक्टीरियोफेज में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। जैसे T2 फैग, ठीक है, एक तरह की बीमारी जैसे T2 फैग होता है। अब हम आते हैं विशेष प्रकार के, मतलब मिलते जुलते विषाणुओं से जुड़े हुए कुछ परजीवी जो हैं उनके बारे में भी जान लें। उदाहरण के तौर पर 2 हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, वायराइड और प्रियॉन। जो वायराइड्स होते हैं वो होते हैं क्या? ये आरएनए के खंड होते हैं। आरएनए क्या होते हैं? खंड होते हैं, याद कर लीजिए, आरएनए के खंड होते हैं। इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए अभी देखिए, अभी आपने विषाणु के बारे में जब पढ़ा तो मैं उसको फिर से बता दे रहा हूँ कि विषाणु जब पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं मैंने क्या कहा, उसके ऊपर क्या होता है? प्रोटीन पाया जा रहा है, और 96% आपका प्रोटीन ही पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोटीन का आवरण नहीं है वायराइड के ऊपर। तो वायराइड क्या होते हैं? जिनके ऊपर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है और आरएनए होता है, परंतु इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सीधे तौर पे एक सामान्य सा, एक मतलब कि सामान्य तौर पे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक्सेप्शनल कहीं ना कहीं साइंस जब पढ़ने आते हैं या कोई चीज़ पढ़ने आते हैं तो आपको एक्सेप्शनल देखने को मिल जाएगा। एक्सेप्शनल हर जगह है, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि आरएनए डीएनए होना चाहिए, जरूरी रूप से होना चाहिए कि किसी रोग को उत्पन्न कर सकें वो, ठीक है। अगर आरएनए डीएनए नहीं है तो सामान्य तौर पर रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये सामान्य है, लेकिन एक्सेप्शनल होते हैं। अभी एक्सेप्शनल होते हैं तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे अभी। तो आरएनए के खंड होते हैं और इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। आरएनए है तो रोग उत्पन्न कर रहा है ये, ठीक है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे नारियल में कदंग कदंग रोग होता है, कदंग कदंग रोग नाम, कदंग कदंग एक रोग है, और आलू में तुर्क कंद है, एक विशेष प्रकार का रोग है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रियॉन।
प्रियॉन में क्या है कि इनमें केवल प्रोटीन होता है। अब देखिए ये जस्ट उल्टा हो गया वाई राइट का, तो प्रियॉन में केवल प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है ही नहीं। यानी देख लीजिए प्रियॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है प्रियॉन में ना तो आरएनए है और ना ही डीएनए है। अब यहाँ पर यह सवाल उठ गया कि जब आरएनए डीएनए है तो रोग उत्पन्न करेंगे ही नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर यहाँ के जो प्रोटीन है ये रोग उत्पन्न कर रहे हैं। प्रोटीन कुछ कारक होते हैं जो गुणन की और संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो गुणन कर सकते हैं। वो यहाँ पर देखिए एक्सेप्शनल आ गया। जब मैं आपको बोला, मैंने क्या बोला कि आपको कि वायराइड है, विषाणु है, सभी में आरएनए डीएनए होना तय है, क्योंकि बिना आरएनए डीएनए के रोग उत्पन्न कर ही नहीं पाएंगे, गुणन कर ही नहीं पाएंगे। जब आरएनए डीएनए नहीं तो गुणन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रियॉन एक ऐसा परजीवी है जो कि रोग उत्पन्न कर रहा है और उसमें आरएनए डीएनए है ही नहीं, इसका मतलब वो प्रोटीन के दम पे ही कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे भेड़ में स्क्रैपी रोग होता है, इसमें क्या होता है कि जो भेड़ होती हैं वो दीवार पे अपने शरीर को क्या करने लगती है, रगड़ने लगती है, खुजली करने लगते हैं, तो इसीलिए खुजली उनको होती है। गाय में मैड काउ रोग होता है, ठीक है, ये प्रियॉन के कारण ही होता है। मैड काउ रोग आपने सुना होगा। अब भेड़ के बारे में स्क्रैपी रोग लोगों ने, जो भेड़ लोग पालन करते हैं उन्होंने सुना होगा, या बड़े स्तर पे जो करते हैं भेड़ पालन उनको पता होगा, क्योंकि उनको रोग होता होगा तो डॉक्टर को बुलाते होंगे जानवरों के, तो उनको पता होगा स्क्रैपी रोग, ठीक है, तो उनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती होंगी, तो उनको पता होगा कि प्रियॉन, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि प्रियॉन रोग के कारण, ये प्रियॉन में क्या, वो प्रियॉन समझ गए हैं, तो प्रियॉन में प्रोटीन नहीं पाया जाता, डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता, फिर भी रोग उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोटीन वो क्षमता है जो कि गुणन कर सकें और संक्रमित कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।